नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण के अंतर्गत कर्मधारय समास भाग 3 में उपमानवाचक कर्मधारय समास के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। उपमानवाचक कर्मधारय समास को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, वह समस्त पद जिसका पूर्व पद या उत्तर पद उपमान के रूप में प्रयुक्त होता है उसे उपमानवाचक कर्मधारय समास कहा जाता है। उपमानवाचक कर्मधारय समास को पढ़ने से पहले हम पुनः एक बार तत्पुरुष समास की परिचर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमने तत्पुरुष समास को विभाजित किया, विभाजित करने के बाद में उसकी वस्तु स्थिति क्या रही। तो पढ़ते हैं एक बार पुनः तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें किसका लोप रहता है? कारक चिन्हों का लोप रहता है। कारक चिन्हों का लोप रहता है और उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास को हमने दो भागों में विभाजित किया था, वेदीकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। वेदीकरण तत्पुरुष समास और 2 नंबर समानाधिकरण तत्पुरुष समास। वेदीकरण तत्पुरुष समास किसे कहा गया है? वह समस्त पद जिसका विग्रह करने पर दोनों पदों में विभक्तियां भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त होती हैं, उसे वेदीकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसको हमने कारक के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? 6 भागों में विभाजित किया था। हिंदी व्याकरण में कारकों की जो संख्या होती है वो 8 होती है, लेकिन कर्ता तथा संबोधन कारक के आधार पर जो वेदीकरण तत्पुरुष समास है उसके समस्त पदों का समास विग्रह नहीं होता है। यानी वेदीकरण तत्पुरुष समास में जब हम विस्तार से इसकी परिचर्चा करते हैं तो समस्त पद होते हैं उसमें कर्ता और संबोधन जो होता है उसको नहीं रखा जाता, और जो 6 विभक्तियां होती हैं कर्म से लेकर के और अधिकरण तक, उन 6 को ही वेदीकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार वेदीकरण तत्पुरुष समास को 6 भागों में विभाजित किया गया, जिसकी हमने पहले परिचर्चा कर ली। समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, उसमें कर्मधारय समास आता है। कौन सा आता है? कर्मधारय समास आता है। और कर्मधारय समास को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, विशेषणवाचक कर्मधारय समास, विशेषणवाचक कर्मधारय समास और उपमानवाचक कर्मधारय समास। या ऐसा कह सकते हैं विशेषण विशेष्यवाचक कर्मधारय समास, उपमेय उपमानवाचक कर्मधारय समास। इस प्रकार कर्मधारय समास को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें हमने विशेषणवाचक जो कर्मधारय समास था उसको हमने विस्तार से पढ़ा। और उसके कितने भेद पढ़े? हमने 7 भेद पढ़े थे। पूर्व पद विशेषणवाचक, उत्तर पद विशेषणवाचक, उभय पद विशेषणवाचक, इस प्रकार। और अंत में इसमें द्विगु समास को हमने रखा। द्विगु समास भी किसके अंतर्गत आता है? विशेषणवाचक कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, जिसमें पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद क्या होता है? संज्ञावाची होता है कर्मधारय समास के अंतर्गत। ये ध्यान रखें हम। ये संख्यावाची क्या है? विशेषण है। यानी पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, और जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? विशेषणवाचक कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। यहां तक हमने विस्तार से परिचर्चा कर ली। अब हम पढ़ेंगे उपमानवाचक कर्मधारय समास। उपमानवाचक कर्मधारय समास को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्व पद उपमानवाचक, पूर्व पद उपमानवाचक कर्मधारय समास, दूसरा उत्तर पद
उपमानवाचक कर्मधारय समास, यानी पूर्व पद उपमान हो सकता है और उत्तर पद उपमान हो सकता है। इस आधार पर इसको हम दो भागों में सामान्यतः विभाजित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में चंद्रमुख, ये उदाहरण है। यहां देखिए आप, चंद्र क्या है? उपमान है। मुख क्या है? उपमेय है। समास विग्रह क्या करेंगे? चंद्रमा के समान मुख, ये इसका समास विग्रह हो गया। तो पूर्व पद क्या हो गया? इसका उपमान हो गया। तो पूर्व पद उपमानवाचक कर्मधारय समास हो गया। दूसरे रूप में हम इसको रख सकते हैं मुख चंद्र, ऐसा भी उदाहरण देखने को मिलता है। इसका समास विग्रह तो यही होगा, चंद्रमा के समान मुख। लेकिन यहां पूर्व पद क्या हो गया? उपमेय हो गया। उत्तर पद क्या हो गया? उपमान हो गया। तो उत्तर पद उपमानवाचक कर्मधारय समास हो गया। तो इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्व पद उपमानवाचक और उत्तर पद उपमानवाचक कर्मधारय समास। विस्तार से परिचर्चा करते हैं हम। जैसे देह लता है, देह लता, यहाँ दो पद हैं। पूर्व पद क्या है? देह है। उत्तर पद क्या है? लता है। तो पूर्व पद क्या हो गया? उपमेय हो गया। उत्तर पद क्या हो गया? लता उपमान हो गया। समास विग्रह क्या करेंगे इसका? देह रूपी लता। तो उत्तर पद क्या है? इसमें उपमान है। पूर्व पद क्या है? उपमेय है। विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्याधन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि होगी। संसार सागर, समास विग्रह करेंगे संसार रूपी सागर, संसार सागर। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। आशालता, आशा रूपी लता। भवसागर, भव रूपी सागर, भवसागर। भव माने संसार होता है। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरु ही देव, ये भी इसका समास विग्रह होता है। धर्म सेतु, धर्म रूपी सेतु। बुद्धि बल, बुद्धि रूपी बल। कर्म बंधन, कर्म रूपी बंधन। पुरुष रत्न, पुरुष रूपी रत्न। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। के समान लगा करके करेंगे इसका समास विग्रह, तब क्या होगा? अमृत के समान वचन। और इसका जो तीसरा रूप ये भी शुद्ध माना जाता है, अमृत रूपी वचन। दोनों ही रूपों में ये प्रयुक्त होता है।
और के समान, अमृत के समान वचन। तो यहाँ विद्या है, विद्या रूपी धन, क्रोध रूपी अग्नि। तो ये उपमेय के रूप में कर्मधारय समास हम पढ़ रहे हैं। उपमेय और उपमानवाचक कर्मधारय समास। समस्त पद की बात कर दें, उसके बाद में हम कर रहे हैं जो विग्रह पद है, उस विग्रह पद का हम क्या बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे। जैसे वज्र के समान देह है, समस्त पद क्या बनेगा, वज्र देह, ये समस्त पद बन गए। कमल के समान नयन, समस्त पद क्या बनेगा, कमल नयन। कमल और वज्र ये दोनों ही क्या है, उपमान है। तो यहाँ पूर्व पद क्या है, उपमान है, और उत्तर पद क्या है, उपमेय है। कनक के समान लता, समस्त पद बनेगा कनक लता। कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है। कुसुम के समान कोमल, समस्त पद क्या बनेगा, कुसुम कोमल। कुसुम का अर्थ होता है पुष्प। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख, मुख चंद्र, दोनों ही शुद्ध है इसके, ये ध्यान रखना। कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, चरण कमल। दंड के समान भुजा, भुजदंड। ये उदाहरण है दोनों ही। यहां देखिए आप, दंड और कमल ये दोनों ही क्या है, उपमान है। तो यहाँ उत्तर पद क्या हो गया, उपमान हो गया। और चरण और भुज क्या है, उपमेय है। इसके बाद में है मृग के समान लोचन, मृग लोचन, ये समस्त पद बन गए। प्राणों के समान प्रिय, समस्त पद बनेगा प्राण प्रिय। अरविंद के समान चरण, अरविंद के समान चरण, चरणारविंद। अरविंद का अर्थ कमल होता है। अरविंद के समान मुख, मुखारविंद, मुखा अरविंद। अरविंद के समान हस्त, हस्तारविंद। ये तीनों ही उदाहरण जो हैं, इनमें संधि कार्य भी हो रहा है, ए और ए मिलकर के, यानी दय का ए और अरविंद का, सॉरी, चरण में अणय का है और अरविंद के ए को मिलाकर के आ दीर्घ हुआ, और यहाँ दीर्घ संधि का कार्य भी हो रहा है, यानी ए और ए मिलकर के, ए और ए मिलकर के क्या हो रहा है, आ हो रहा है। तो दीर्घ संधि भी है। प्रश्न यहाँ अच्छा बन जाता है। ये चार विकल्प ले लिए, प्राण प्रिय, चरणारविंद, मुखारविंद, हस्तारविंद। इन चारों में कौन सा उदाहरण है जो संधि तथा समास दोनों के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोनों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? फिर प्राण प्रिय नहीं आता है। ये समास में तो आता है, लेकिन संधि कार्य यहाँ नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है ऐसा ही प्रतियोगी परीक्षा में। इसके बाद में चंद्रमा के समान वदन, चंद्रवदन। वदन, वदन का अर्थ क्या होता है? मुख होता है, ये ध्यान रखिए। एक होता है बदन, ये बदन है। बदन का अर्थ क्या होता है? शरीर होता है। ये वदन है, ये क्या है? बदन है।
पद्म के समान पानी, समस्त पद बनेगा पद्म पानी। पानी, पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। और दीर्घ करें पानी, तब क्या हो जाएगा? जल। ये युग्म शब्द बन गया पानी, 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 हाथ, पानी, जल। राजीव के समान लोचन, राजीव लोचन। राजीव का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। सिंधु के समान हृदय, सिंधु हृदय। सिंधु किसे कहा जाता है? समुद्र को कहा जाता है। धन के समान श्याम, घन के समान श्याम, घन श्याम। ये जो उदाहरण है इनमें देखिए वाचक शब्द जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? के समान आ रहा है। तो ये जो समस्त पद हैं इनमें अगर हमें अलंकार पूछा जाता है, जैसे विद्या, धन है, देय, लता है, क्रोध, अग्नि या वज्र दे, इन सभी में जो समस्त पद है इन सभी में अगर अलंकार पूछा जाता है तो हम क्या जवाब देंगे? रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, अगर विग्रह पद है, विग्रह पद में के समान वाचक चिन्ह आ रहा है या इव या रूपी वाचक शब्द आता है, तब वहां विग्रह पद में जो अलंकार होगा वो कौन सा होगा? उपमा अलंकार। तो यहाँ तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। वज्र के समान देह है। और यहाँ जो अलंकार हुआ है वो कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार हुआ। रूपक किसे कहा जाता है? जब उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप होता है, जहां भेद नहीं होता, अभेद आरोप होता है, तब वहां रूपक अलंकार होता है। तो ये हमने चर्चा की। इसी प्रकार महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए आप, पुरुष व्याघ्र है, ये पूछा हुआ उदाहरण है। पुरुष व्याघ्र, समास विग्रह करेंगे इसका। व्याघ्र के समान पुरुष, दूसरे रूप में पुरुष है जो व्याघ्र के समान, पुरुष व्याघ्र। उपमानवाचक कर्मधारय समास तथा विशेषणवाचक जो कर्मधारय समास है, इन दोनों समासों में क्या अंतर है, क्या भेद है, क्या असमानता है, उदाहरणों के माध्यम से हम इनके भेद को स्पष्ट करते हैं। उपमानवाचक कर्मधारय समास, विशेषणवाचक कर्मधारय समास। चरण सरोज, सरोज के समान चरण। चरण का अर्थ होता है पैर, सरोज का अर्थ होता है कमल। यानी पैर है वो किसके समान है? कमल के समान है। उपमा दी गई है पैरों को किससे? कमल के समान बताया गया है, कमल से उपमा दी गई है, तो ये उपमानवाचक हो गया। यहां देखिए आप, जवां मर्द, जवां है जो मर्द, जवां का अर्थ जवान हो गया, जवान है जो मर्द, यानी मर्द की जो विशेषता है वो क्या है? वो जवान है। तो यहां तो जवां क्या हो गया? विशेषण हो गया। और यहां कमल क्या हो गया? उपमान हो गया। तो ये दोनों में क्या हो गई? भिन्नता हो गई, दोनों में अंतर हो गया। पद पंकज, पंकज के समान पद, पद का अर्थ क्या है? पैर है। पंकज का अर्थ कमल होता ही है। सूर्यमुखी, सूर्य के समान
मुख वाली, सूर्यमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी, ज्वालामुखी, ज्वाला के समान मुख वाली, ज्वालामुखी। यहां अंतर समझिएगा आप। मुख वाली यानी मुख है, उसकी उपमा किससे दी गई? यहां सूर्य से, यहां चंद्रमा से और यहां ज्वाला से दी गई। इसके बाद में है मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी वाली, मीन के समान अक्षी, मीन के समान नेत्रों वाली। मीनाक्षी मीन के समान अक्षी यानी नेत्र। यहां अंतर देखिएगा, मीनाक्षी छी बड़ा है और यहां मीनाक्षी छी छोटा है। छी जब दीर्घ होता है, बड़ा होता है, तब उसका अर्थ क्या होगा? अक्षी का अर्थ क्या है? नेत्रों वाली। और अक्षी का अर्थ क्या होता है? नेत्र होता है। ये युग्म शब्द हो गए दोनों, और यहां भी दोनों युग्म शब्द हो गए। समास विग्रह करेंगे तो मीन के समान नेत्रों वाली है अक्षी वाली, और मीन के समान अक्षी यानी मीन के समान नेत्र। पिकवैनी, पिक के समान बोलने वाली, बोलने वाली। पिक के समान बोलने वाली या पिक के समान वाहिनी। वाहिनी का अर्थ बोलने वाली होता है। पिक का अर्थ क्या होता है? कोयल होता है। कोयल के समान बोलने वाली। गजगामिनी, गज के समान गमन करने वाली, गमन करने वाली अर्थात चलने वाली। हंसगामिनी, हंस के समान गमन करने वाली, हंस के समान गमन करने वाली, चलने वाली। पाणी पल्लव, पल्लव के समान पाणी। पाणी का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है, अभी चर्चा की हमने। पाणी छोटा है। नीरद श्याम, नीरद के समान श्याम। नीरद का अर्थ क्या है? बादल। बादल के समान श्याम। दुग्ध धवल, दुग्ध के समान धवल। मृग चपला, मृग के समान चपला। चपला का अर्थ क्या होता है? चंचल होता है। धवल का अर्थ क्या होता है? सफेद। जो वस्तु सफेद है वो सफेद भी किसके समान है? दूध के समान है। तो उस सफेद की उपमा किससे दी गई है? दूध से दी गई है। कर्पूर गौर
अच्छा उदाहरण है। कर्पूर के समान गौर गौर यानी गौरवर। तुषार धवल तुषार के समान धवल। तुषार का अर्थ क्या होता है? बर्फ होता है। तो ये जो उदाहरण है ये सारे के सारे किसके अंतर्गत हैं? उपमानवाचक कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। ये विशेषणवाचक कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। समास विग्रह करते हैं इनका। महात्मा महान है जो आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता क्या है कि वो महान है। काली मिर्च काली है जो मिर्च, यानी मिर्च की विशेषता क्या है? वह काली है। गतांक पूछा हुआ उदाहरण है। गत है जो अंक, गत मानी बीत गया है जो अंक, गतांक। पूर्णांक पूर्ण है जो अंक, अंक की विशेषता क्या है? वह पूर्ण है। प्राप्तांक प्राप्त है जो अंक, यानी प्राप्त कर लिया गया है जो अंक प्राप्तांक हो गया। अंक की विशेषता क्या है? वो प्राप्त है, प्राप्त कर लिया गया है जो अंक प्राप्तांक। मंदाग्नि मंद है जो अग्नि। हीनार्थ हीन है जो अर्थ, हीनार्थ। नलकूप नल से बना है जो कूप, नलकूप। कूप की विशेषता क्या है? वो नल से बना है। अंधकूप अंध यानी अंधा है जो कूप। नराधम पूछा हुआ उदाहरण है। अधम है जो नर, या नर है जो अधम। तो अधम क्या हो गया? विशेषण हो गया किसका? नर का। नर कैसा है? अधम है, निम्न कोटि का है। नीलोत्पल नीला है जो उत्पल। उत्पल कमल को कहा जाता है और कमल कैसा है? नीला है, उसकी विशेषता कैसी है? नीली है। उत्पल। और एक होता है उपल। उपल का अर्थ क्या होता है? ओला या पत्थर होता है। महाकवि महान है जो कवि, महाकवि। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। ईश्वर की विशेषता क्या है? वो परम है। कवि की विशेषता क्या है? वो महान है। महाऔषधि महोषधि, महा है जो औषधि, महोषधि। पीत सागर पीत है जो सागर। पीत का अर्थ क्या होता है? पीला। पीला है जो सागर, पीत सागर।
कुमार गंधर्व पूछा हुआ उदाहरण है। कुमार है जो गंधर्व, कुमार की विशेषता क्या है? गंधर्व है, यानी प्रेम करने वाला। काला स्याह है, काला है जो, स्याह है जो, यानी जो काला भी और स्याह भी है। स्याह का अर्थ क्या होता है? काला होता है, जो गहरा होता है। यानी स्याह जो शब्द है उसी से क्या बना है? स्याही शब्द बना है। और शुरू में स्याही जो होती थी उसका रंग कैसा होता था? काला होता था, एकदम गहरा काला। तो स्याही, स्याही अब वर्तमान में स्याही की विशेषण रूप में प्रयोग होने लगे। काली है, हरी है, नीली है, लाल है। तो स्याही के जो शब्द है काली, पीली, लाल, तो यहाँ काला है, उसकी स्याही की विशेषता क्या है? वो काला। तो काला स्याह है, यहाँ समझना, गहरा काला, गहरा काला। काला स्याह का अर्थ क्या होता है? गहरा काला है, यानी काला तो है ही, वो कैसा है? स्याह के समान, यानी गहरा काला है। तो काला है जो, स्याह है जो। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। साधु समाज, साधु समाज प्रयाग, साधु समाज रूपी प्रयाग, यानी प्रयाग है, उसकी उपमा दी गई है कि वो किसके समान है? साधु समाज वहां निवास करता है, तो इस प्रकार का प्रयाग है। तो साधु समाज रूपी प्रयाग, इसका समास विग्रह होगा। एक हमने पढ़ा महाकवि। महाकवि जो शब्द है संस्कृत साहित्य में, अगर वाक्य ऐसा आता है संस्कृत साहित्य में महाकवि हैं, तो संस्कृत साहित्य में महाकवि हैं, तब यहाँ महाकवि शब्द किसके रूप में प्रयुक्त होगा? कालिदास के रूप में। ये रूढ़ अर्थ में जाएगा। यानी संस्कृत साहित्य में महाकवि हैं, तब कौन हो गया? ये कालिदास हो गया। तो बहुब्रीहि समास। और सामान्यतः हम इसका समास विग्रह करते हैं, महान है जो कवि, महाकवि, बड़ा है जो कवि। अब प्रश्न जो अन्य रूप में बनता है वो देखते हैं हम। जैसे 3 उदाहरण तो ये आ गए, जवामर्त, महात्मा, काली मिर्च, और एक उदाहरण ये आ गया। और प्रश्न ये पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो उपमानवाचक है? कौन सा है? उपमानवाचक है। 3 ये और 1 ये। तो उपमानवाचक जो विकल्प है वो कौन सा हो गया? चरण सरोज हो गया। और ये तीनों उदाहरण किसके हो गए? विशेषणवाचक हो गए। तो हमें उपमान और विशेषण में जो अंतर है उस अंतर को समझना है। कर्मधारय समास हमने विस्तार से पढ़ा। अधिकांश तक के हम समास को पढ़ लेते हैं, उदाहरणों को रट लेते हैं, लेकिन प्रश्न इस प्रकार का आ जाए तब हमें दिक्कत हो जाती है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न ये आ गया, मान लो पद पंकज, सूर्यमुखी, चंद्रमुखी, ये 3 विकल्प आ गए और एक विकल्प यह आ गया मंदाग्नि। प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा उदाहरण, कौन सा विकल्प है जो विशेषणवाचक है? तो ये तीनों ही विशेषणवाचक नहीं है, उपमानवाचक है। मंदाग्नि क्या हो गया? विशेषणवाचक हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। आज हमने जो कर्मधारय समास था उसके भेदों के बारे में हमने विस्तार से परिचर्चा की। विशेषतः हमने उपमानवाचक कर्मधारय समास को पढ़ा। कल जो शेष समास बचे हैं उनके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।